हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसका कारण, लक्षण, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सर्जरीज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है। स्टे ट्यून, वीडियो पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। चलिए शुरू करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी है क्या? बेसिकली आप सबको मालूम है कि मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष बांझपन बोले तो बच्चा ना होना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद, एक काफी पीरियड टाइम तक सेक्स करने के बावजूद बच्चा औलाद ना होना, इसे मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब ये जो कंडीशन है काफी स्ट्रेसफुल रहती है, फैमिली ब्रेक होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, ये सब चीजें हैं। अब देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में बताया गया है कि इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है मेल्स के अंदर। इनफर्टिलिटी के अंदर मेल पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है कि 50% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस में सिर्फ और सिर्फ मेल फैक्टर इन्वॉल्व है। द हिंदू की न्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक न्यूज ये है कि 1 in 3 IVF साइकिल्स जो है वो मेल स्पर्म्स या मेल इनफर्टिलिटी की वजह से फेल हो रहे हैं। आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है ये पूरे ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में की जाती है, मगर फिर भी फेल होने का रीजन इसके पीछे मेल स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी बताई जा रही है। इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब सिम्टम्स क्या क्या है? मेन सिम्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मालूम है कि बाबा इनएबिलिटी टू कंसीव, गर्भधारणा नहीं हो रही है। साइंस एंड सिम्टम्स में प्रॉब्लम विद सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, चाहे वो इजैकुलेशन की तकलीफ हो, इरेक्शन की तकलीफ हो, डिजायर की तकलीफ हो, ये सब चीजें। पेन ऑन स्वेलिंग इन टेस्टिस के अंदर पेन होना, स्वेलिंग होना, इनएबिलिटी टू स्पेल, एबनॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ, गायनेकोमेस्टिया, ये एक अलग टॉपिक है। फेशियल हेयर क्रोमोसोमल डिफिशियंसी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट ना होना, लो स्पर्म क्वालिटी होना। ये सिर्फ इतना बात याद रखिए कि जो मेलनेस कम हो जाता है वो भी एक इनफर्टिलिटी का फैक्टर होता है। अब मेल इनफर्टिलिटी है क्या? इसके पहले फर्टिलिटी क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे कि फर्टिलिटी एक पूरा ही बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में बोले तो बच्चे क्या पैदा होने के बाद में उसके टेस्टिस नीचे आए या नहीं आए, उनके दोनों जो कपूरे हैं या जो टेस्टिस है वो प्रॉपरली है या नहीं है, वहां से लेके बड़ा होने के बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्रॉपरली डेवलप होना, उसके बाद में डेवलप होने के बाद में एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर के अंदर स्पर्म इजैकुलेशन होना, स्पर्म ने प्रॉपरली ट्रैवल करने के बाद में वो जाके फर्टिलाइज होना, ये सब प्रोसीजर है फर्टिलिटी के। एक नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। जैसे कि ये स्लाइड में है कि स्लाइड है कि बाबा ये टेस्टिस है, टेस्टिस में से स्पर्म निकला। अब ये स्पर्म को यहां से ऐसा, एक मिनट पेन लेता हूं मैं। ये टेस्टिस यहां से निकले, यहां से निकलने के बाद में उसने प्रॉपरली ट्रैवल होने के बाद में सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड्स है, प्रोस्टेट फ्लूइड्स है, ये फ्लूइड्स लेते हुए यहां से प्रॉपरली इजैकुलेट होना, वो टाइम पीरियड पे इजैकुलेट होना। इजैकुलेट होने के बाद में यहां पे स्पर्म डिपॉजिट हो जाते हैं। ये यूट्रस में, सर्विक्स में से यहां पे यूट्रस में स्पर्म डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये डिपॉजिट होने के बाद में वो भी यहां से ट्रैवल होके यहां पे कहीं जो है वो ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद में एग आके यहां पे रुकता है, फिर वहां पे जाके कहीं फर्टिलाइजेशन होना है। ये एक प्रोसीजर है। और ये देखिए कि जैसा कि ये अंडा है, अंडे को इतने सारे स्पर्म लगते हैं, ये इसके ऊपर एक वॉल रहता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। अब ये इतने सारे सेल्स स्पर्म्स जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हो, वो जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो डिसॉल्व होती है और एक स्पर्म सिर्फ अंदर जाता है। ये है फर्टिलिटी प्रोसीजर। अब ये स्पर्म का स्ट्रक्चर जैसा कि हेड है, अब ये नॉर्मल स्पर्म भी होना, अब ये हेड है, ये मिडल पार्ट है, इसके अंदर अपना डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, और ये टेल है जो मोबिलाइजेशन को मदद करती है। मतलब यूट्रस में स्पर्म डिपॉजिट होने के बाद में वहां से उसको जो ट्रैवल करने के प्रोसीजर है, तो यहां पे डिफेक्ट है, ये यहां पे डिफेक्ट है, ये यहां पे डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट की वजह से भी फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है। अब अपन देखेंगे मेडिकल कॉजेज।
मेडिकल कॉजेज में क्या क्या है? वेरिकोसील्स है। वेरिकोसील जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल वेन्स है और यहाँ पे वेन्स का गुच्छा बन गया है, ये एक प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से भी स्पर्म क्वालिटी जो है वो, एक मिनट, इन्फेक्शन, टेस्टिस एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के वजह से क्या होता है कि स्पर्म के जाने के रूट के अंदर कई इन्फेक्शन है, या टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन है, या गनोरिया है, HIV है, ऐसे भी इन्फेक्शन की वजह से फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। थर्ड जो है इजैकुलेशन इश्यूज है। इजैकुलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, या रेट्रो अगर इजैकुलेशन हो रहा है, यानी कि स्पर्म अगर बैकवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो वो यूरिन में जाते हैं, वो चीजें है। स्पाइनल इंजुरीज है, डायबिटीज है, इसके अंदर पेशाब में जो कतरे गिरना और पेशाब में धातु, ये जो चीजें है, ये चीजें इसमें रहती है। एंटीबॉडीज दैट अटैक स्पर्म, एंटीबॉडीज जो स्पर्म को अटैक करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि स्पर्म निकलने के बाद में बॉडी किसी लोगों के क्रोमोसोम डिफेक्ट होने की वजह से बॉडी को ऐसा लगता है कि जो स्पर्म है वो अपना पार्ट नहीं है, वो कोई इन्फेक्शन है। जैसा कि बैक्टीरिया या वायरसेस अपने बॉडी में एंटर होने के बाद में उसको एंटीबॉडीज किल करते हैं, उस तरह से स्पर्म को भी बॉडी किल करना चालू कर देती है। ये एक इफेक्ट होता है, ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट में आता है। ट्रॉमास जो है, क्या टेस्टिस पे मार लग रहा, या टेस्टिस पे इंफेक्शन है होने की वजह से गार्ड बन गई है, या सिबेशियस सिस्ट वगैरह ऐसी इस टाइप की सिस्ट है, या उसमें कैंसरस है। ये कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। अब उसकी सर्जरी कराए, उसका रेडिएशन लिए, उसका कीमोथेरेपी लिए, तो वो टेस्टिस पे जो इफेक्ट हो रहा है उससे भी फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म बन नहीं पाते। अनडिसेंटेड ऑफ टेस्टिस, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कि बाबा एक ये जो है ये नॉर्मल है, मतलब ये दोनों गुठलियां जो है ये प्रॉपरली आ गए हैं, मगर ये जो पिक्चर है इसमें ये पेट में ही गुठली रह गई है। ये पेट में गुठली रहने की वजह से क्या होता है कि एक गुठली नीचे रह गई, एक गुठली ऊपर रह गई, तो इसके वजह से भी प्रॉपरली स्पर्म नहीं बन पाते, ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज होता है। हार्मोनल इंबैलेंस है टेस्टिस के अंदर, जैसा कि अपन हार्मोन्स के बारे में पीसीओएस के टॉपिक में, पीसीओएस इन प्रेगनेंसी के टॉपिक में देखा हुआ है, तो वो चीजें आप देख सकते हैं हार्मोन्स के बारे में। मगर नॉर्मली ये समझो पिट्यूटरी है, थायराइड है, या लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ये जो चीजें हैं इसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। डिफेक्ट इन ट्यूब्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड, एक तो स्पर्म के अंदर डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो स्पर्म प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। यहां से लेके ये ट्यूब पूरी है, ये ट्यूब की पूरी है, ये चीज में कई सिस्ट है, कई फाइब्रॉइड है, कई कटा पिटा है, इसकी वजह से ये रीजन होता है कि बाबा इसकी वजह से ट्यूबल डिफेक्ट रहता है। दूसरी बात, ये यूट्रस का भी प्रॉब्लम होता है, कभी एंटीवेटेड यूट्रस है या फिर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड वगैरह ज्यादा है, इसकी वजह से भी ये चीज होती है। ब्लॉकेजेस अगर है कहीं ना कहीं, वो नियर द यूट्रस वगैरह भी अगर यूरेटर भी ब्लॉकेज अगर है जिसकी वजह से स्पर्म निकल नहीं पाता है बराबर से, वो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। क्रोमोजोमल ये जेनेटिकल स्टडी का पार्ट है, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नॉर्मल XY क्रोमोजोम मेल में रहता है, XX क्रोमोजोम फीमेल में रहता है। अब वो क्रोमोजोम्स का डिफेक्ट अगर है, टूटा फूटा क्रोमोजोम अगर है, तो उसके वजह से भी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। जैसा कि हेरिडेटरी आपने देखे होंगे कि भाई चचा को बच्चे नहीं हो रहे, घर में एक फैमिली के मेंबर एक ऐसा है जिसको बच्चे नहीं हो रहे, तो वो जो है वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट में होता है। ये ज्यादा करके जो इन फैमिली रिलेशन में जो शादियां करती है इनके अंदर काफी देखा गया है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे पारसी फैमिलीज है, पारसी फैमिलीज बहुत क्लोज रिलेटिव्स में शादी करते हैं, इसके वजह से ये प्रॉब्लम के वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है और शादी के बावजूद पारसी लोगों की कम्युनिटी ही खत्म हो रही है ड्यू टू इनफर्टिलिटी। अब प्रॉब्लम विद सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो प्रॉब्लम है, जैसे कि एजैकुलेशन इश्यूज है, इरेक्शन इश्यूज है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी जैसा कि थैली का प्रॉब्लम है या नसों का डिफेक्ट है, ये है। इसके साथों साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रिलेशन में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है,
बन नहीं रही है, इसके पीछे पीछे का रीजन कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी भी होती है, कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज है, स्कूल लाइफ इश्यूज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ये सब चीजें भी प्रॉब्लम देती है। अब सेलेरिया डिसीज जो है ये एक्चुअली एक पेट का है, ये एक्चुअली टेस्टिस से या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, मगर इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल सेल्स जो लंबे रहते हैं वो चपटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज या ग्लूटेन वाले जो चीजें हैं या घी जवारी जैसी चीजें हैं वो हजम नहीं कर पाता है। ये ट्रीटमेंट के बाद में अच्छा हो जाता है, इससे जो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होती है वो भी ट्रीटमेंट के ग्लूटेन फ्री डाइट वगैरह लिए तो ये भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अब सर्टेन मेडिसिन जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन है, अब लोग बॉडी बिल्डर्स जो है वो टेस्टोस्टेरॉन ऐसा ले रहे हैं पानी के जैसा। बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में टेस्टोस्टेरॉन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इतना तूफानी से यूज किया जा रहा है जिसके वजह से भी फर्टिलिटीज इश्यू हो जाते हैं, टेस्टिस जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बकरा है कि ठस्सी किया जाता है, उसका टेस्टिस को ये करा जाता है, एक लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है टेस्टिस की ग्रोथ ना हो, बॉडी की ग्रोथ हो। ह्यूमन के अंदर समझो एक 100 रुपीज का समझो अगर एनर्जी बन रही है, उसमें से 50 रुपीज बॉडी को जाती है, 50 रुपीज टेस्टिस को जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये ब्रेक करने के बाद में पूरी एनर्जी बॉडी को जाती है। इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग अच्छे से होती है, मगर फर्टिलिटी इश्यूज होती है, टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद में आर्थराइटिस के ड्रग्स है, कुछ मेडिसिन है जिसकी वजह से भी स्पर्म मरते हैं। अब सर्जरीज है जैसा कि रीनल कैलकुलस हो या फिर हर्निया हो या फिर हाइड्रोसील हो या टेस्टिस का कोई कैंसरस सेल्स हो या टेस्टिस पे सिस्ट हो या कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टिस का एक तो इन्फेक्शन हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फेक्शन की वजह से या फिर कई डैमेज होने की वजह से, टेस्टिस को डैमेज होने की वजह से भी ये हो जाता है कि स्पर्म बनता नहीं है बराबर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसा इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, पेंट इंडस्ट्री वाले को भी लो स्पर्म होता है, और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज करते हैं उनको भी केमिकल्स की वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। हैवी एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स को भी, मेटल्स में भी काम जो करते हैं उनके वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। एक्सरे रेडिएशन जो है स्टार्टिंग में हम जब स्टडीज में थे उस टाइम पे एक्सरे रूम के अंदर सिर्फ पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता था, जो एक्सरे खींचने वाला रहता था उसको जॉब पे रखने से पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता था कि बाबा उसकी फैमिली कंप्लीट है क्या। उसकी फैमिली कंप्लीट होने के बाद में ही उसको एक्सरे टेक्नीशियन बोल के जॉब दिया जाता था, क्योंकि एक्सरे के निकलने वाले रेडिएशन जो टेस्टिस को लग गए तो वो स्पर्म बनाना बंद कर देती है। टेस्टिस उसकी एनाटॉमिकली डिफेक्ट आता है उसमें। ये चीजों की वजह से एक्सरे के ये है। ओवर ईटिंग ऑफ टेस्टिस आजकल देखा गया है कि जैसा कि अब टाइट जीन्स है, टाइट पैंट है, टाइट कपड़े है, अंडर पैंट ऊपर वाले ने या गॉड ने जो है टेस्टिस को बॉडी के बाहर इसके लिए रखा है कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम हो, जिसकी वजह से स्पर्म बनाने में मदद हो। अगर वो बॉडी के टच में रहेंगे तो ओवर हीटेड टेस्टिस अगर रहेंगे तो वो स्पर्म बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है। आजकल के कंडीशन में लोग इतने टाइट जीन्स पहन रहे हैं, टाइट अंडरपैंट्स पहन रहे हैं, जिसके वजह से बॉडी से टेस्टिस चिपक जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बॉडी की हीट जो है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके लिए टाइट कपड़े भी पहनना अवॉइड करना चाहिए। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट जैसा कि मेटास्टेटिस होने वाली है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, शादी के पहले या शादी के बाद में दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर को अगर कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन चालू है या फिर साइकोटिक इलनेस अगर कोई है, जिसके वजह से भी इनफर्टिलिटी इश्यू होते हैं। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन मेडिसिन की रिसर्च रिपोर्ट है। ड्रग्स जैसा कि मैंने बताया हुआ एनाबॉलिक स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स के बारे में, वो स्टेरॉइड्स है या फिर नॉर्मल स्टेरॉइड्स जो भी मेडिसिन के साथ में ज्यादा लेते हैं, ये इसके वजह से अल्कोहल ज्यादा यूज करने की वजह से लिवर डिसीजेज वगैरह भी इनफर्टिलिटी में इफेक्ट करते हैं। टबैको स्मोकिंग है, ओवरवेट है, ये भी चीजें इफेक्ट करती है। अब इससे कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? कॉम्प्लिकेशन पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लियर फैक्टर है कि बाबा इनफर्टिलिटी है,
स्ट्रेस तो दोनों ही स्ट्रेस में रहते हैं, उसके बाद में फैमिली स्ट्रेस, रिलेटिव स्ट्रेस, आंटी का स्ट्रेस, अंकल का स्ट्रेस, जो आ रहे घर में मेहमान वो आके पूछ रहे कि भाई बच्चा कब हो रहा, ये सब चीजें रहने वाली है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये चीजें बढ़ सकती है, और कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेजेस है या वेरिकोसील वगैरह है, इससे भी कैंसर सेल्स बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रिवेंशन के लिए किया क्या जाए? प्रिवेंशन के लिए पहले तो स्मोकिंग छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, ड्रग्स जो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो प्रॉपर डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछने के बाद में ही लो। एक्सरसाइज करो, हेल्थ मेंटेन करो, और प्रोलॉन्ग हीटिंग, जैसा कि ढीले कपड़े पहनो, या सीधा सीधा इनफर्टिलिटी का इश्यू है तो नाड़े की चड्डी पहनो, बाकी को चाहिए नहीं। अब डायग्नोस किया कैसा जाता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनफर्टिलिटी को डायग्नोस किया जाता है, अब ये इसमें दो पार्ट है, एक तो मेल पार्ट है, एक तो फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट जो है वो फीमेल अपन पीसीओएस के जो इश्यूज है इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि भाई फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या होता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे सिर्फ मेल के बारे में। तो डायग्नोसिस में पहले चीज है कि भाई फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके अंदर जेनाइटल्स का चेकअप है, टेस्टिस बराबर है क्या ये देखा जाएगा। उसके बाद में आपकी हैबिट्स देखा जाएगा, आपके बैड हैबिटेट्स देखा जाएगा कि बाबा क्या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल है, क्या क्या कांड किए वाले आपने, मास्टरबेशन इश्यूज वगैरह है, ये सब चीजें देखा जाती है। प्यूबर्टी कैसी हुई थी, प्यूबर्टी के बाद में अर्ली प्यूबर्टी साइंस कब आए थे, कब डेवलप हुए थे, ये चीजें देखा जाती है। सेकेंडली स्पर्म एनालिसिस किया जाता है। स्पर्म एनालिसिस में धातु के अंदर आपका स्पर्म कितना है। धातु जो है, धातु एक सिर्फ धातु बोले तो सिर्फ स्पर्म नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी चीजें। अब उसका एनालिसिस किया जाता है पूरे सीमेन का, तो उसके अंदर स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, उसका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देखा जाती है। साथ ही साथ में सीमेन में इंफेक्शन है क्या, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या, या फिर ब्लड क्लॉट्स है क्या, ये सब चीजें देखा जाती है। स्क्रोटल सोनोग्राफी, वेरिकोसील वगैरह निकालने के लिए स्क्रोटल सोनोग्राफी किया जाता है। प्रोस्टेट वगैरह रूल आउट करने के लिए ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी किया जाता है। हार्मोन टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन है, एलएच लेवल है, ये सब चीजें देखा जाती है। पोस्ट इजैकुलेशन यूरिनेशन, जो पेशाब में खतरे होने का जो विषय है कि भाई पेशाब में खतरे, ये मतलब स्पर्म उल्टी दिशा में भाग रहा है, उसको आगे जाना है मगर वो पीछे जा रहा है, तो ये इसके लिए भी एक बार इजैकुलेट करने के बाद में यूरिनेट करके उसको कलेक्ट करके वो चीजें देखा जाती है। वाई क्रोमोसोम ये जेनेटिकल स्टडी का पार्ट है, ये काफी खर्चे वाला भी काम है और सभी चीजें है इसके अंदर जैसा कि मैंने एक्स वाई क्रोमोसोम का बताया हो, तो वो वाई क्रोमोसोम कितना अच्छा है, कितनी क्वालिटी अच्छी है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीजें देखा जाती है। टेस्टिस बायोप्सी जो है, एक नीडल टेस्टिस के अंदर डाल के उसको एस्पिरेट करके निकाल के देखा जाता है कि भाई स्पर्म ट्रांसपोर्ट में कुछ ये है क्या, या फिर उसकी क्वालिटी देखा जाती है। स्पर्म फंक्शन टेस्ट, जैसे कि मैं बताया हो कि बाबा कैसा इजैकुलेट होने के बाद में कितनी देर सर्वाइव हो रहा है, कितना ट्रैवल कर पा रहा है, ये सब चीजें देखा जाती है। अब ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में पहला वेरिकोसील वगैरह अगर ऐसी कोई चीजें है तो उसमें सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्जरी करने के बाद में 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई इनफर्टिलिटी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में इन्फेक्शन है, यूटीआई वगैरह है, या फिर स्पर्म का जैसा कि पोस्ट इजैकुलेशन यूरिनेशन के अंदर स्पर्म्स वगैरह है, तो वो भी इन्फेक्शन मेडिसिनली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉब्लम, जैसा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्शन प्रॉब्लम है, स्पर्म क्वालिटी लो है, ये सब चीजों को है, या सेक्स पोजीशन कैसा है, क्या है, साइकोलॉजिकली दोनों वेल बीइंग है क्या, ये सब चीजें देख के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज भी कुछ किया जाता है। अब अगर ट्रीटमेंट काम ना करे, तो ट्रीटमेंट अगर काम नहीं कर रहा है, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में इश्यूज है, ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी सजेस्ट करेंगे, नहीं तो कोई स्पर्म डोनर अगर है तो स्पर्म डोनर सजेस्ट करेंगे, या फिर एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड इज द लास्ट ऑप्शन। अब लाइफस्टाइल और होम रेमेडी। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स जैसा इंक्रीज आप करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे।
जितनी बार मच्छी पकड़ने के लिए आप गल डालेंगे तो उतना चांसेस आपका बढ़ेगा कि आपके गल में मच्छी फंसे। आप एक ही बार डालेंगे कि भाई मेरे को आज एक ही बार डालना है और ये करना है, तो फिर वो पॉसिबिलिटी चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने मेरे वीडियो जो है पीसीओएस में, प्रेगनेंसी इन पीसीओएस में ओव्यूलेशन किट और ओव्यूलेशन स्टडी के बारे में जैसा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि भाई फीमेल का ओव्यूलेशन जब हो रहा है तो उस पार्ट में, उस टाइम पे अगर स्पर्म डिपॉजिट होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली जो है ओव्यूलेशन की स्टडी के बारे में जैसा बात की है अपन ने। दूसरी बात है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जो है कई सारे लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। डॉक्टर से पूछिए कि स्पर्म सेफ लुब्रिकेंट कौन सा है और वो लुब्रिकेंट यूज कीजिए। कोई भी लुब्रिकेंट यूज करने से या फिर रैशली कोई भी यूज करने से स्पर्म मर जाते हैं। उसके बाद में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, इलीगल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन, इससे बचिए। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जो है, पहले तो देखो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज नॉट सिंपल। दोष धातु समर्चना जो है वो पहले देखा जाएगा। उसके बाद में अग्नि दीपनीय पाचनीय स्पर्म की क्वालिटी इंक्रीज के ऊपर काम किया जाएगा। वातोलोमन इसके लिए किया जाएगा कि बाबा वो स्पर्म ट्रैवलिंग जो है, कि वो जर्नी जो स्पर्म की है फ्रॉम द टेस्टिस टू द एग, ये जर्नी को प्रॉपरली किया जाता है। उसके बाद में शोधन कार्य किया जाता है, मसाजेस वगैरह है, रिवाइटल है, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा की जाती है, जिसके वजह से स्पर्म की क्वालिटी एंड ओवरऑल योर हेल्थ इंक्रीजेस एंड यू फील सेफ एंड सेफ्टी। अब ये कुछ मेडिसिन है, जैसा कि रफली अपन बोल सकते हैं कि भाई अश्वगंधा, शतावरी, कपी कच्छू, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी, सफेद मुसली, कवच बीज, गोक्षुरा, ये चीजें जो है वो इसके ऊपर काम करती है। अब ये हिमालय की कुछ स्टडीज है, हिंकोलिन जेली, इसके ऊपर 8 क्लिनिकल पेपर्स है, 8 क्लिनिकल रिसर्च है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में, जैसा कि क्लासिकल आयुर्वेद में श्री गोपाल तेल वगैरह जैसा यूज करते हैं, ये लोकल एप्लीकेशन के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में ये अच्छे से काम करता है। स्पीमेन टैबलेट है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा 35 केस पेपर्स है और 24 जो है क्लिनिकल रिसर्चेज है। ये ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म की क्वालिटी कम होना, ये चीजों के ऊपर अच्छे से काम करता है। अश्वगंधा, जैसा कि अपन ने बात की है। टेंटेक्स फोर्ट ये भी एक अच्छा है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में काम करता है। टेंटेक्स फोर्ट है, टेंटेक्स रॉयल, दोनों आते हैं। कॉन्फिडो है, ये जो है स्पर्म, ये भी एक अच्छा चीज है जो कि एक तो क्या है, कॉन्फिडो बोले तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने में काम करता है और स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़ाने में काम करता है। अच्छा, तो प्लीज नोट कि कोई एक वीडियो जो है 10-15 इसमें समझाना पॉसिबल नहीं होता है। इनफर्टिलिटी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लोगों ने पीएचडी करके रखी है इसके ऊपर, मगर फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको इसके लिए एक आइडिया देना चाहता हूं कि बाबा ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आप डॉक्टर्स के पास जाने के बाद में उनका भी बोझा कम हो और आपको भी एक क्लिनिकली आइडिया आए कि बाबा क्या हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। प्लीज कमेंट करिए, लोग देख रहे हैं मगर लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि बाबा किसने देखा है, किसने नहीं देखा है। थैंक यू वेरी मच।